अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इराक़ के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। आज सुबह हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिला था, जिसके बाद ईरानी सदर और हेलीकॉप्टर में सवार अफराद के बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने ईरानी मीडिया मुहर का हवाला देते हुए बताया था कि इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया को बताया था कि सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम मुसाफिर हादसे में हलाक हो गए। ताहम इस हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने काफ़ी देर बाद बयान जारी किया। क़ब्ल अज़ीं ईरान के हिलाल अहमर के सरबराह ने कहा था कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लापता हेलीकॉप्टर मिल गया, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। कल रात से ही इस हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर के मलबे को तलाश करने की बहुत सी कोशिशें की गई थी और आज सुबह ये मलबा बरामद हुआ। हुकूमत हिंद ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान की एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पीर के रोज़ जारी एक रिलीज़ में कहा कि हुकूमत हिंद ने उनके एहतराम में 21 मई बरोज़ मंगल को मुल्क भर में एक दिन के सरकारी शोक का फ़ैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक कल मुल्क भर की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सुरंगो रहेगा और सरकारी तौर पर कोई तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं होगा। वाज़ेह है कि कल इतवार के रोज़ ईरानी सदर रईसी ईरान के मशरक़ी सूबे आज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टर से तिब्रीज़ जा रहे थे कि मौसम ख़राब होने की वजह से उनको ले जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में जुमला 9 अफराद की मौत हुई है। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग शाम 6 बजे ख़त्म हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक शाम 5 बजे तक 56.68 यानी 56.68% वोट डाले गए। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा वो रियासतें हैं जहां 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा वोटिंग का फ़ीसद सबसे ज़्यादा मगरबी बंगाल में रहा, जहां शाम 5 बजे तक 73% लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी वोटिंग हुई। इस दरमियान कई पोलिंग बूथ से EVM की खराबी और वोटिंग में बेज़ाब्तगी की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगीं, जिसके बाद कांग्रेस के लीडर और रायबरेली के उम्मीदवार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और पोलिंग बूथों का जायज़ा लिया। इस मौके पर राहुल गांधी पेलेश्वर हनुमान मंदिर भी गए। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने की खबर मिलते ही उनसे मिलने के लिए लोग जमा होने लगे और देखते ही देखते हनुमान मंदिर के अतराफ लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। नमस्कार। नमस्कार। मनीष पवन, तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? मिला आराम से।
अभी हट क्या हो गया? क्या हो गया? आ जाओ मेरे साथ ये भैया आप ले लो मीडिया मंदिर में मत जाना। हाँ तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट माफ कीजिएगा तेलंगाना स्कूल एजुकेशन कमीशन की जानिब से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का पीर को रियासत भर में आगाज हुआ। पहली मरतबा ये इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है। टेट इम्तिहान 2 जून तक जारी रहेगा, जिसमें रोज़ाना 2 सेशन होंगे। जारिया साल 2,86,386 अफराद ने इस इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 48,582 इन सर्विस टीचर्स भी शामिल हैं। पहले पीर के लिए 99,958 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की और दूसरे पेपर के लिए 1,86,428 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की। मजमूई तौर पर 80 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें मेडचल मलकाजगिरी में सबसे ज़्यादा 25 मराकज़ शामिल हैं। रंगारेड्डी ज़िले में 17 मराकज़ कायम किए गए हैं। पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आज हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद के कुछ इलाकों में आज बारिश हुई, जबकि शाम से ही मौसम अबर आलूद रहा। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में 22 से 24 में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्जे हरारत आदिलाबाद में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ఉంటే చేసాం పెద్దమచ్చి ఇప్పుడు వాన रियासती काबीना में 2 जून को रियासत की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आज सपहर 3 बजे रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक ये इजलास 3.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें हंगामी मौज़ूआत पर ही तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि काबीना में 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर तकारीब का अहतमाम करने का फैसला किया और उन तकारीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया। काबीना के इजलास में धान की खरीदी में पेशरफ्त लाने का भी फैसला किया गया। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर्स को धान की खरीदी की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी गई। ज़राए ने मजीद बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल न करने की हिदायत दी गई थी, जिसकी वजह से काबीने के इजलास में किसानों के 2 लाख रुपए के ज़राई खर्च की माफ़ी और दीगर उमूर पर कोई तबादला नहीं हो सका। మెట్రిక్ టన్నులు సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ సేకరించడం జరిగింది। ఈ సేకరించిన ధాన్యానికి 3 రోజుల లోపే ప్రతి రైతన్నకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వారి డబ్బులు వారి అకౌంట్లో వేయటం జరిగింది। అంతేకాదు అన్న ప్రకారం ఇవ్వటమే కాకుండా ఎక్కడైతే పంట దేశంలో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సివిల్ సప్లై ద్వారా ఇంత అడ్వాన్స్గా
ధాన్యాన్ని సేకరించిన సందర్భం లేదు. గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో కూడా గత ప్రభుత్వంలో ఇంత అడ్వాన్స్గా పండిన పంటని ప్రభుత్వం సేకరించిన సందర్భాలు లేదు. ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం, రైతుల ప్రభుత్వమైన ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ధాన్యాన్ని సేకరించడమే కాకుండా ధాన్యం తీసుకున్న దానికి 3 రోజుల్లోపే రెండవ విషయం ఏదైతే అకాల వర్షాలు ఎప్పుడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో గడిచిన 10 రోజుల నుంచి పడుతున్న సంగతి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి రైతన్నలకి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ అకాల వర్షాల వలన चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पेश आए वाक़यात की तफसीलात हासिल की। उनकी हिदायत पर बशकीक में मुतय्यना हिंदुस्तानी सफ़ीर से ओहदेदारों ने उन वाक़यात की मालूमात हासिल की। सफ़ीर ने उन्हें बताया कि इन तशद्दुद के वाक़यात में कोई भी हिंदुस्तानी तालिब इल्म ज़ख्मी नहीं हुआ, तमाम महफूज हैं। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही वीडियोज़ में कोई हकीकत नहीं है। उन वीडियोज़ के सामने आने के बाद रियासत के तुलबा के वालिदैन में तशवीश देखी जा रही थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से ये तफसीलात हासिल की। किर्गिस्तान के बशकीक में बैनुल अक़वामी तुलबा पर हमलों के वाक़े के सबब वहाँ मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के तुलबा में खौफ पाया जाता है। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट राम मोहन नायडू और एम भरत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तेलुगु तुलबा से बातचीत की। उन तुलबा ने कहा कि मकामी अफराद ने उनके लिए मुश्किल हालात पैदा किए हैं, जो चाहते हैं कि बैरूनी तुलबा मुल्क से बाहर चले जाएं। रुकन पार्लियामेंट राम मोहन ने पहले ही इस खुसूस में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को मकतूब रवाना किया है। इन तुलबा ने कहा कि हॉस्टल्स में वो मकामी अफराद से खौफजदा हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तकरीबन 40 अफराद उनके हॉस्टल में घुस पड़े थे, जहां उन्होंने दरवाज़ों को तोड़ दिया। उन तुलबा ने कहा कि इस मसले पर हिंदुस्तानी सिफारत खाने से रब्ता कायम किया गया है, ताहम सिफारती ओहदेदारों की जानिब से मुनासिब रद्द अमल नहीं मिल सका। I hope everyone is feeling safe right now. I don't know exactly what the situation is right now. They have strongly responded, and they have been in contact with the embassy there and also the government in Kyrgyzstan. And they have assured that the things are being taken care of and students are in safe custody and all that. How the situation is on the ground right now? some local fellows వచ్చి అంటే ఫారినర్స్ కి ఇబ్బంది పెట్టడం, అలాగా రాడ్స్ అవి పట్టుకొని డోర్స్ బ్రేక్ చేసి. What was the reason? A few days ago, sir, on May 13, any jobs or they are economically disturbing, sir, so that they want to evacuate these migrants from this country so that they can get better job opportunities, they are saying, sir. See, Ram is already a sitting member of parliament. He has already written a letter to Mr. Jaishankar. Immediate thing that I do is I reach out to the external affairs minister or the secretary at the government of India external affairs. I've written a letter also, and I've also tried to reach out to the secretary at the external affairs. We are living in hostels now, sir. In our hostel, like 1 or 6 members we are living, sir. So many hostels are in Bishkek, sir. So we are so much afraid of these local guys, sir, because the day before yesterday, that night was very scary, sir. Maybe 40 members, they came to our hostel, they entered our hostel, sir, and they break our doors. We already contacted with that embassy, sir, but on that same day, that embassy was not responding very properly, sir. After that, when we informed to that Ram sir about these issues, then Ram sir tweeted in the Twitter. Then that time our Jaishankar sir responded, and yesterday night was with all the petroleum police with 3,500 members of police are there, sir. We are like even we are scared, sir, to go outside also, not even for the groceries also, sir. So what we are going to do, probably me and Bharat, we'll try to take up this issue in another ways. Put it up to the साबिक़ रुकन राज्यसभा व कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने दावा किया है कि इस मरतबा इंडिया इत्तेहाद मरकज़ में नई हुकूमत तश्कील देगा और मुल्क की आवाम लोकसभा इंतखाबात में मोदी को अलविदा कह देंगे। उन्होंने कहा कि आवाम मोदी हटाओ देश बचाओ चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क भर में कांग्रेस की लहर है और उनकी पार्टी इंडिया इत्तेहाद के साथ इस मरतबा ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी।
हनुमंत राव ने पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद वापसी पर पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि न सिर्फ गांधी खानदान मुल्क के अवाम में भरोसा पैदा करेगा बल्कि उनके रिवायती गढ़ रायबरेली और अमेठी में भी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ కొందరు అనుకున్నారే 5% కాదు ఎక్కువ సంఖ్యలో గెలిచే అవకాశాలు ఎందుకంటే అటు ఎస్పీ కార్యకర్తలు ఇటు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు దీంతో పాటు బీజేపీ ఏదైతే మోనోపాలీ నడిపిస్తున్నారో యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాని వ్యతిరేకంగా ప్రజలు తీర్పిస్తారనే ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా నేను యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పిసిసి అధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర మొత్తంలో తిరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి అక్కడ వాతావరణం తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ కు ఎస్పీకు చాలా బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం। కొన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది, కొన్ని గ్రామాలు కూడా నేను తిరిగి ఇంటింటికి ప్రచారం చేయడం జరిగింది। తప్పనిసరిగా ఈసారి बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कई झूठे वादों के जरिए अवाम से दगाबाजी की गई है। उन्होंने 27 मई को होने वाले वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट एमएलसी के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के हिस्से के तौर पर कोत्तागुडम में तैयारी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमने असेंबली इंतखाबात में अवाम से ख्वाहिश की थी कि वो कांग्रेस पर भरोसा ना करें, ताहम अवाम ने कांग्रेस को एक मौका दिया। अब हर कोई ये समझ चुका है कि कांग्रेस के 6 माह के दौर में क्या हुआ। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई तयक़ुनात दिए थे। उन्होंने पूछा कि किसानों के लिए हुकूमत ने जो जमानतें दी थी उनमें से कितनी पूरी की गई। ఇప్పుడు కావాల్సింది ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే గొంతులు, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశంసించే గొంతులు కాదు। ఇప్పుడు కావాల్సింది ధిక్కార స్వరాలు, అధికార స్వరాలు కాదు। ఇప్పుడు ఏముంది, అసలు శాసన మండలి ఎందుకు పెట్టినారు? రాజ్యాంగంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అప్పర్ హౌస్ లోవర్ హౌస్ ఎందుకు పెట్టినారు? శాసనసభ, శాసన మండలి, లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎందుకు పెట్టినారు? ఎందుకు పెట్టినారంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అప్పుడప్పుడు ప్రజలు కొన్ని ఆకర్షితమైన ప్రజాకర్షక విధానాలకు మరి ఆకర్షితులై ఓట్లేసినా కూడా ఆ ప్రభుత్వానికి ఒక చెక్ ఉండాలి, ఆ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే ఇంకొక వ్యవస్థ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే శాసనసభ, శాసన మండలి, లోక్సభ, రాజ్యసభ అట్లా మన సిస్టంలోనే చెక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి। ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పితే ఒకవైపే లాగుతారన్న ఉద్దేశంతో ఈ సిస్టమ్ పెట్టారు। ఇవాళ శాసనసభలో ప్రభుత్వానికి మందబలం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు మేము చేసుకుంటా పోతాం। ప్రజలు మమ్మల్ని ఒకసారి గెలిపించినారు కదా, మేము మాట తప్పినా ఇచ్చిన 420 హామీలు మర్చిపోయినా మమ్మల్ని। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सेहत आम्मा के तय लापरवाही का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना डायग्नोस्टिक सिस्टम्स का आगाज़ बीआरएस के दौरे हुकूमत में किया गया था ताकि रियासत के अवाम को मुफ्त तिब्बी मायने की सहूलत फराहम की जा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 5 माह में ही इस निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। हरीश राव ने ट्वीट करते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि रियासत में तमाम सरकारी तशखीसी मराकज़ गैर कारकर्द हो चुके हैं और अमले को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत भर में 36 तशखीसी मराकज़ कायम किए गए थे और 134 किस्म के तिब्बी मायने दस्तियाब करवाए गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि लाखों गरीब और आम आदमी के लिए बगैर माली बोझ के मियारी तिब्बी मायनों की सहूलत फराहम की गई थी। ताहम हकीकत यह कि इस तरह के तशखीसी मराकज़ अब बद इंतज़ामी का शिकार हो गए हैं। रियासत में कानून साज काउंसिल की एक ग्रेजुएट नशिस्त पर 27 मई को होने वाले इंतखाब में सीपीआई ने हुक्मरान जमात कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी व रुकन असेंबली के सांबा शिवराव ने कहा कि ग्रेजुएट हल्के वरंगल खम्मम नलगुंडा के इंतखाब में सीपीआई ने गैर मशरूत तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मल्लना उर्फ नवीन की तायद का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीपीआई कौमी सतह पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमात है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सीपीआई ने हालिया असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस के साथ इंतखाबी मुफाहमत करते हुए मुकाबला किया था ताकि फ़िरका परस्त बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात में भी सीपीआई इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है जो बीजेपी पर मरकज़ में तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट हल्के के इंतखाब श्री सेलम में पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कांग्रेस की तायद का फैसला किया।